अब देखो, थंडरबोल्ट्स का रिव्यू स्पॉइलर फ्री था, इसलिए बहुत सारी बातें खुल के नहीं कर पाए, लेकिन एक्चुअल जो खुल के बातें होनी है वो इस वाले वीडियो में होंगी, और इसी वजह से पहले ही बता दे रहा हूँ, स्पॉइलर वार्निंग। तो थंडरबोल्ट्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी जिनका रेजोल्यूशन उस तरह से निकल के आया जैसे बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे थे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग थंडरबोल्ट्स की एंडिंग के बारे में बात करें तो हर एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो की तरह हम लोग इसमें भी कैरेक्टर वाइज चलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है सेंट्री, जिसपे हम लोगों ने रिव्यू वाले वीडियो में बात नहीं करी फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इस मूवी में हम लोग रॉबर्ट रेनॉल्ड्स या बॉब के कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है और वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद उसको सेंट्री सीरम मिलता है। अब ये सेंट्री सीरम बना कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि सेंट्री सीरम एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका का जो सुपर सोल्जर सीरम होता है उसी का एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है, ऐसे आप समझ सकते हो। और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स इसको एक जबरदस्ती लैब में घुस के चोरी छुपे पी लेता है, क्योंकि वहां पर कॉमिक बुक्स में भी वो एक ड्रग एडिक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था। रिजल्टेंट हालांकि कुछ कुछ वैसा ही निकला, और कुछ कुछ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस मूवी में जो हमको सेंट्री दिखाया गया है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जैसा कॉमिक बुक्स में था। और इसका रीजन भी इन्होंने सिर्फ एक लाइन से एक्सप्लेन कर दिया, और वो था कि इसके अंदर 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। वेयर एज जो कॉमिक बुक्स में हम लोग सेंट्री देखते हैं उसके पास 1,000,000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। तो यहीं पर इन लोगों ने इसको बहुत क्रिएटिव तरीके से नर्व डाउन कर दिया, क्योंकि आप इमेजिन करके देखो कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास 1,000,000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, उसके लिए कोई भी बैरियर नहीं है, वो कहीं पर भी, वो लिमिटलेस है जैसा कॉमिक बुक्स में है। और क्योंकि हम लोग एमसीयू में जितने सुपर हीरोज देखते आ रहे हैं वो सब नर्व्ड है, एकदम एग्जैक्टली वैसे कॉमिक बुक्स जैसे नहीं है, उतने पावरफुल नहीं है, और इसी वजह से इनका सेंट्री को भी नर्व डाउन करना डिड मेक सेंस। तो बॉब एक ड्रग एडिक्ट था, घूमते फिरते उसको पता चला एक ऐसी ट्रायल के बारे में जो शायद उसको ठीक कर सके, मतलब वो अपने खुद के ट्रॉमा से जो जूझ रहा था वो उस ड्रग के थ्रू ठीक हो सकते थे, उसको ऐसा लगा। और जब उसने वो ड्रग अपने अंदर इंजेक्ट करवाई तो वो उसके ट्रॉमा ठीक तो नहीं हुए, और ज्यादा एम्पलीफाई हो गए, और उसके ऊपर से उसको बहुत ज्यादा डेंजरस पर्सन बना दिया। लेकिन की फैक्टर ये था कि बॉब अपनी उस वॉइड वाली पर्सनालिटी को कंट्रोल में रख सकता था जब तक वो कॉन्शियस स्टेट में है। अगर आप नोटिस करो तो वो बहुत जगह पर जब भी उसको कोई टच करता है या वैलेंटीना के साथ में वो बैठा होता है तब वॉइड उसको दिखने लगता है, लेकिन रॉबर्ट समहाउ कंट्रोल्स हिम। बट एंड में जब वो थोड़ा सा डार्क पाथ पे जाने लगता है तो वैलेंटीना उसको इन अ वे किल स्विच के थ्रू मार ही देती है, और तब वॉइड की पर्सनालिटी टेक ओवर करती है, बिकॉज सेंट्री कैन नॉट डाई। आई मीन कॉमिक बुक्स में उसकी क्वाइट लिटरली पावर है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, तो वो कभी मर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर ये लोग किस रास्ते जाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वैलेंटीना एक्सपेक्टेड कि रॉबर्ट मर चुका होगा, और इसी वजह से वो मेल को बोलती है कि देखो उसकी बॉडी कहाँ पर है, तो वो कहती है कि बॉडी मिसिंग है। नाउ वॉइड की पावर्स कुछ कुछ ऐसे एक्सप्लेन करी गई हैं कि जो भी उसके चंगुल में फंसेगा वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है, मतलब अपने खुद के दिमाग में वो अपनी सबसे बुरी मेमोरी, सबसे बुरे ट्रॉमास जो है उनको रिलिव करने लगता है। एंड इसका रीजन यही हो सकता है कि रॉबर्ट के खुद के बचपन के ट्रॉमास इतने ज्यादा भयानक थे कि उन्होंने उसकी पर्सनालिटी को ही स्प्लिट कर दिया, कुछ कुछ जैसे मून नाइट के साथ में हुआ था। लेकिन दूसरों को ये प्रोसेस एक इटर्नल डार्कनेस जैसा फील होता है, जिसमें थंडरबोल्ट्स भी आगे जाके फंसते हैं और वहीं से वो लोग रॉबर्ट को बाहर निकालते हैं। उसके ट्रॉमास को फेस करना तो नहीं, लेकिन उनसे एस्केप करना जरूर सिखा देते। अब अगर मैं इसको कॉमिक बुक से रिलेट करने की कोशिश करूं तो वहां पर वॉइड एक कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी है, उसके पास बहुत ज्यादा लेवल की पावर्स होती है। मतलब जो काम सेंट्री कर सकता है वही सेम काम वॉइड और भी ज्यादा भयानक इंटेंसिटी से कर पाता है, और उसके सामने कोई नहीं बच सकता। मतलब वो बड़े बड़े कैरेक्टर्स को यूं करके मार चुका है। तो वॉइड काफी डेंजरस है कॉमिक बुक्स में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक लिया उसके ऊपर, विच टोटली मेड सेंस। और जो लोग ये कह रहे थे कि भाई कोई एक्शन सीक्वेंस नहीं थी, तो सेंट्री को कैसे हराओगे तुम? कॉमिक बुक्स में भी सेंट्री को फिजिकल पावर के थ्रू सिर्फ हल्क से हराया जाता है, हराया भी नहीं जाता। सेंट्री को बुलाया जाता है जब वो वर्ल्ड वॉर हल्क वर्ल्ड ब्रेक कर रहा होता है, तब सेंट्री को लाया जाता है जो इतने ज्यादा पावरफुल हल्क से लड़ता है, और उस फाइट में भी कोई क्लियर विनर नहीं निकलता, दोनों इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो हाउ द फक डू यू एक्सपेक्ट थंडरबोल्ट्स टू डू द सेम शिट विद दिस कैरेक्टर? मतलब आप सोच के देखो, एक सीन में हमको दिखा दिया है कि वो उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, 20 से 30 सेकंड में वो जमीन पे पोंछा लगवा देता है उनसे, बकी का हाथ निकाल के फेंक देता है, यूएस एजेंट की पूरी शील्ड मोड़ मोड़ के उसका पराठा बना देता है। तो यहां पर एक्शन सीन वुड नॉट हैव मेड एनी सेंस। हाँ, ऐसा कर सकते थे कि जब ये लोग वॉइड में फंसते हैं, मतलब थंडरबोल्ट्स के दूसरे कैरेक्टर, तो वो कौन से ट्रॉमास को रिलीव कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा बहुत एक्शन दिखा सकते थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद हम वो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर वाला जॉन वॉकर का मोमेंट दोबारा देख पाएंगे, बट नहीं, दे चोज टू गो अ कंप्लीटली डिफरेंट वे, जिससे कि पूरा फोकस जो है वो रॉबर्ट और उसकी पुरानी मेमोरीज, उसके पुराने ट्रॉमास पे बना रहे। तो ये पूरा होने के बाद जब ये लोग वॉइड को हरा देते हैं और उसके बाद बाहर निकल के आते हैं, तो इनकी नजर पड़ती है वैलेंटीना पे, जो उनके सामने खड़ी है।
और ये उसको मारने जाते हैं, मतलब दे आर लाइक कि इसको कुछ तो करेंगे हम, बट वैलेंटीना एक्चुअली में उन लोगों को ट्रिक कर लेती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, मतलब वो पर्दे के पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और ये वो इसीलिए करती है क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो एक सीन है जहां पर जब सारे के सारे थंडरबोल्ट्स के लिए लोग ताली बजा रहे हैं तो वैलेंटीना वहां पर खड़े होके सब विटनेस करती है और उसको समझ पे आ जाता है कि ओके, सेंट्री नहीं, ये लोग हैं मेरे नए एवेंजर्स। और इसी चीज को जब वो लाइव मीडिया के सामने अनाउंस करती है तो हमको ये भी समझ में आ जाता है कि ये किस प्रोसेस के थ्रू अब जाने वाले हैं। मतलब वैलेंटीना का जो सेंट्री के साथ में इनिशियल प्लान था, दिस हैज नाउ ट्रांजिशनड इनटू थंडरबोल्ट्स। मतलब थंडरबोल्ट्स को वो एक लाइव टेलीविजन के सामने न्यू अवेंजर्स करके अनाउंस कर देती है एंड पीपल आर लाइक कंप्लीटली फाइन विद इट। येलेना को वो चीज मिल गई जो हमेशा से वो चाहती थी, मतलब वो परेशान हो गई थी लोगों को असासिनेट करके और उसको था कि अब मुझे कुछ पब्लिक फेसिंग काम चाहिए और वो उसको मिल चुका है। रेड गार्डियन ऑल्सो वांटेड टू वर्क फॉर वैलेंटीना, वो भी उसके साथ में हो चुका है। यूएस एजेंट बकी, सब लोगों को कोई ना कोई पर्पस मिल चुका है अपनी लाइफ में एंड दैट इज बीइंग द न्यू अवेंजर्स। और ना ये काम करके वैलेंटीना खुद फंस चुकी है क्योंकि येलेना उसको कहती है वी ओन यू नाउ, क्योंकि वैलेंटीना के लिए वो लोग काम नहीं कर रहे। इन अ वे वैलेंटीना उन लोगों के लिए काम कर रही है, बिकॉज इसको आप कुछ कुछ ऐसे समझ सकते हो जैसे वॉट में एशली बॉयज की पूरी टीम जो 7 होती है उनको मैनेज करने का काम करती है, तो ऐसे ही कुछ रोल अब वैलेंटीना का भी बचा है। मतलब अगर ये लोग अब उसके अगेंस्ट भी चले गए तो वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पब्लिक इमेज अब इन लोगों की इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है फॉर वैलेंटीना टू डिफीट। खैर, तो अब इस मूवी में इन अ वे कोई विलन था नहीं, तो उसके वापस आने की या उसके जाने की कोई बात करनी नहीं है, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं सीधे पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। तो देखो, अगर आप इसके क्रेडिट्स को रोल होता हुआ देख रहे थे और उसमें आपने म्यूजिक क्रेडिट्स पढ़ लिए तो आपको वहीं पर समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है, बिकॉज वहां पर फैंटास्टिक फोर का जो म्यूजिक था उसको मेंशन कर दिया गया था। सो अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी अंडरस्टूड कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर इसके बारे में बात करी जाए तो पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है 14 महीने की टाइम जंप के बाद। मतलब हमको दिखाया जाता है कि वैलेंटीना ने जो वो इंटरव्यू दिया था उसके बाद से लेकर अभी तक 14 महीने बीत चुके हैं, मतलब 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। और इस बीच इन सब लोगों ने क्या किया वो भी हमको बता दिया गया। मतलब ये लोग क्राइम फाइट तो कर रहे होंगे, लेकिन दुनिया के सामने जो इनकी इमेज बनी हुई है वो है कमर्शियल एवेंजर्स की। मतलब ये इंटरव्यूज पे जाते हैं, फोटोशूट्स करवा रहे हैं और भी जितना मीडिया शिट होती है वो सब कुछ पुल ऑफ कर रहे हैं सो दैट वो अवेंजर्स का फेस बने रहे। और इस चीज को लेकर सैम विल्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इनकी कन्वर्सेशन सुनते हैं जो न्यू एवेंजर्स टावर में हो रही है, तो वही जगह जहां पर हमारे पुराने एवेंजर्स थे और अब ये लोगों का वो घर बन चुका है जिसको पूरी तरह से रिमॉडल कर दिया गया। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज भी बता देता हूं कि ये जो पूरी पोस्ट क्रेडिट वाली सीक्वेंस थी, ये न्यू एवेंजर्स वाली फैंटास्टिक फोर जहां पर आते हैं, तो वो सीक्वेंस थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक श्रायर ने शूट नहीं करी है। उन्होंने खुद इस बात को रिसेंटली कंफर्म करा कि वो वहां पर थे जब ये पूरी सीक्वेंस शूट हो रही थी, लेकिन किसी भी वे में इन्वॉल्व नहीं रहे। और कुछ ही दिनों पहले फ्लोरेंस प्यू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो डूम्सडे के कुछ प्री प्रोडक्शन या पहले वाले पार्ट को शूट कर चुकी हैं, तो मे बी वो सीक्वेंस एक्चुअली में डूम्सडे की नहीं बल्कि थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसको रूसो ब्रदर्स ने शूट किया। आई मीन इट वुड मेक टोटल सेंस, क्योंकि मार्वल अपने ये सारे काम करवाता है जो आगे का बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट क्रेडिट सीन्स है उसको मोस्ट लाइकली वही डायरेक्टर शूट करता है जिसको उन कैरेक्टर्स को यूज करना हो या फिर वो उन कैरेक्टर्स के साथ में रिलेटेड हो। तो अगर आप इस वाले सीन पे आए तो हम लोग पहले तो थंडरबोल्ट्स के थोड़े वोर्न आउट लुक्स देख सकते हैं। मतलब उनको समझ में आ रहा है कि वो लोग ये एवेंजरिंग काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं, जो कि 1 साल 2 महीने हो चुका है। और इसमें उनकी नई कॉस्ट्यूम्स भी बहुत क्लियरली नजर आती हैं। नया एवेंजर्स का लोगो भी हम देख सकते हैं। मतलब इन लोगों ने इन अ वे एवेंजर्स जो है उनके मायने ही बदल के रख दिए, बस नाम सिमिलर है, बस लोगो चेंज हो चुका है, कॉस्ट्यूम्स भी नई आ चुकी है। एंड बाय द वे, अगर एक टाइम जंप ऑलरेडी दिखा दी है, नए कॉस्ट्यूम्स, नए लुक्स आ चुके हैं, डायरेक्टर भी डूम्सडे वाले ही हैं और एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो इसको आगे की मूवी में कनेक्ट करेगा, तो बहुत हाईली लाइकली है कि डूम्सडे या तो शुरू हो चुकी है या फिर इसके तुरंत बाद चालू होगी। मतलब हमको डूम्सडे में अब न्यू एवेंजर्स का यही लुक देखने को मिलने वाला है। और हालांकि कलर ग्रेडिंग वगैरह थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है क्योंकि डूम्सडे का फाइनल प्रोडक्ट कुछ और निकल के आएगा, लेकिन हो सकता है कि यही पूरी सीक्वेंस इसी टाइप का कुछ हमें डूम्सडे में भी देखने को मिले। लेकिन अब इतनी बकवास के बाद लेट मी कम बैक टू द पोस्ट क्रेडिट सीन। ठीक है, तो हमको दिखाया जाता है कि 14 महीने बीत चुके हैं जो इस पूरी चीज, मतलब इस पूरे सीन या डूम्सडे जो इसके बाद आएगी उसको 2027 या 28 के आसपास की टाइमलाइन में डाल देता है। मतलब शायद 2028 में डूम्सडे के इवेंट्स होंगे।
अब यहाँ पर ये सब आपस में बात करते हैं कि इनके न्यू अवेंजर्स वाले नाम से सैम विल्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो इनको सू करने का सोच रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार सैम ये काम 1 साल के बाद क्यों कर रहा है? मतलब इनको तो पब्लिकली लाइव टीवी पे इनका नाम अनाउंस कर दिया गया था, तो सैम विल्सन ने इतना टाइम क्यों लगाया इनको सू करने के लिए? तभी कर देता। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी जो बनती है वो ये है कि तब तक सैम विल्सन के पास अवेंजर्स बनाने के लिए अपनी खुद की एक टीम नहीं थी, बट नाउ इतने टाइम बाद उसने शायद मोस्ट लाइकली अपनी खुद की एक टीम बना ली होगी और इसी वजह से अब उनको वो अवेंजर्स बुलाना चाहता है। इनफैक्ट बकी ने उससे खुद बात करके देखी और अब उनका रिलेशन जो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में एकदम अच्छा खासा दिखाया गया था, वो ब्रोमांस खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ द सिंगल नेम ऑफ अवेंजर्स। वो होता ना कि नहीं ये मेरा बैट है तो मैं ही बैटिंग करूं, बस यही चल रहा है इनके बीच में भी। लेकिन इसके बाद इनकी कोई ऐसी मजाकिया बैंटर होती है जहां पर रेड गार्डियन जो वो न्यू अवेंजर्स विद अ जेड अनाउंस करता है कि ऐसा कर लेते हैं अपन, तो वो एक रनिंग जोक है। लेकिन फिर ये लोग आपस में बात करते हैं और इसमें कहते हैं कि स्पेस इज फुल। फिर इस पे एक और जोक आता है कि मैं कितनी स्पेस चाहिए मैं बता देता हूं, तो कहते हैं नहीं, आउटर स्पेस इज फुल। अब ये चीज ना बड़ी पजलिंग थी मेरे लिए, क्योंकि हम लोग अभी तक जितना भी एमसीयू का मटेरियल देखते आए हैं पोस्ट एंड गेम, उसमें हमको स्पेस का बहुत ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया। आई मीन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी स्पेस में ही थी, लेकिन वो किसी भी वे में स्पेस को फुल नहीं करती या अर्थ को इफेक्ट नहीं करती। तो जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली तो ये कि शायद स्पेस इज फुल सेलेस्टियल्स और इटर्नल्स को लेके वो स्टफ हो सकता है। मतलब वो जो आखिरी में एरिशम आता है और बहुत सारे इटर्नल्स को अपने साथ लेके जाता है, तो दैट वाज वन इवेंट जो पूरी दुनिया ने विटनेस करा, और अगर दुनिया से मिस हो गया हो तो अवेंजर्स से तो नहीं हो सकता ना। या फिर दूसरी चीज है द मार्वल्स, जिसके साथ ये लोग डूम्सडे को समहाउ बहुत हेवीली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ द एक्समैन एंड मोनिका रैम्बो वाला पार्ट। तो द मार्वल्स में अगर आप नोटिस करते हो तो वो इनकर्जन्स या वो थ्रेड या वो कुछ तो हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी स्पेस को फुल करने के लिए काफी नहीं है। फिर हो सकता है कि जो निक फ्यूरी का वो सोर्ड वाला स्टेशन हो, वहां पर भी कुछ कांड हो रहे थे, तो उस वजह से इन लोगों को लगता हो कि यार स्पेस इज फुल। लेकिन ना इन सारी चीजों को साइड में रख दो, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अगर आप इसके बारे में खुद सोच के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इन सब चीजों से भी स्पेस फुल नहीं हो रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी जो मुझे लगता है कि हो सकती है वो ये है कि इन 14 महीनों में कुछ ऐसा कांड हुआ है आउटर स्पेस में जिस वजह से इन सबको लगता है कि स्पेस इज फुल। मतलब 1 आध साल में कुछ ऐसा इवेंट हो चुका है जिस वजह से ये लोग अब स्पेस में जा नहीं सकते, या कुछ ना कुछ है जो कि शायद डूम्सडे में हमको दिखाया जाएगा, बट आई थिंक दिस इज द ओनली वे इट मेक्स एनी सेंस। लेकिन फिर इनको पता चलता है कि इंट्रा डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो इनके प्लैनेट में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, और फिर ये जाकर अपनी स्क्रीन पे देखते हैं तो फैंटास्टिक फोर का बड़ा सा शिप दिखाया जाता है जिसके ऊपर 4 बना हुआ है, और वो कहते हैं कि हाँ इट्स अ कूल शिप। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इंटर डायमेंशनल, पैरेलल यूनिवर्स, ऐसे शब्दों को सुनकर थंडरबोल्ट्स की फट नहीं रही है। दे आर लाइक वेरी हैप्पी एंड वेरी कूल अबाउट इट। तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्होंने ऐसी चीजें पहले भी इनकाउंटर करी हो या एटलीस्ट उनके बारे में सुना जरूर होगा। फिर फैंटास्टिक फोर का शिप जो हमको दिखाया जा रहा है विद देयर ओन बैकग्राउंड म्यूजिक, ये जाकर के डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है इनकी जुलाई में आने वाली पिक्चर में। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमको फैंटास्टिक फोर की एंडिंग स्पॉइल कर दी गई है? मतलब इसके एंड में ये लोग 616 में पहुंच जाएंगे जैसे किसी को पता ही ना हो। एवरीवन न्यू दिस इज गोइंग टू हैपन। तो मार्वल वालों ने सोचा कि जब लोगों को पता ही है तो व्हाई नॉट। लेकिन इससे हमें क्या समझ में आया? तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि फैंटास्टिक फोर अपने घर को छोड़ के आ चुके हैं, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली तो ये कि गैलेक्टस आया, उसने इनके प्लैनेट को खत्म कर दिया और इनको भागने के लिए नई जगह मिल चुकी है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसने अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं करी और ये गैलेक्टस से वैसे ही बच के भाग निकले। अब इसमें से अगर पहली वाली पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर इनकी खुद की अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इसका मतलब ये होगा कि फैंटास्टिक फोर के साथ साथ में डॉक्टर डूम भी अपने प्लैनेट से डिस्प्लेस हो चुका है। और अगर फैंटास्टिक फोर यहां पर आ रहे हैं, मतलब अर्थ 616 पे, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि डॉक्टर डूम पहुंचेगा एक्समैन के यूनिवर्स में। नाउ द क्वेश्चन इज कि फैंटास्टिक फोर के यहां पर आने से क्या होगा? तो देखो, सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है इनकर्जन। मतलब हम लोग इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी एक यूनिवर्स या एक प्लैनेट का इंसान दूसरे यूनिवर्स में जाता है और वहां पर थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम बिता लेता है, तो वो दोनों प्लैनेट जहां का वो है और जहां पर वो है, ये दोनों ही आपस में टकराने के लिए तैयार हो चुके हैं। मतलब इनके बीच में एक इनकर्जन होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स या उनका प्लैनेट बचा ही नहीं है, तो फिर इनकर्जन होगा किसके साथ में? तो यहां पर मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर डॉक्टर डूम एक्समैन के यूनिवर्स में है, फैंटास्टिक फोर इस वाले यूनिवर्स में है, तो इनका आपस में इनकर्जन हो, क्योंकि ये दोनों बॉडीज, मे बी द यूनिवर्स या मल्टीवर्स इज ट्राइंग टू करेक्ट इटसेल्फ बाय पुटिंग दीस 2 पीपल टुगेदर। लेकिन अब फैंटास्टिक फोर जब इस अर्थ पे आ रहे हैं, तो इनका न्यू अवेंजर्स के साथ में क्या इंटरेक्शन होगा? सैम क्यों इनको सू करना चाह रहा है? ये सारी चीजों के जवाब जानने के लिए आपको एक अगला वीडियो देखना पड़ेगा, जो क्योंकि मैं इसको लंबा नहीं बनाएंगे और कंटेंट है भाई। लेकिन अगर आपको मेरी ये ब्लैकमेलिंग पसंद आई हो तो प्लीज भाई यार प्लीज देखो, सॉरी, मैं जल्दी लेके आऊंगा, प्रॉमिस।